चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई। इंडिया जीसीसी एडॉप्ट एक्शन प्लान फॉर जॉइंट एक्टिविटीज़, ये टॉपिक है। देखिए, इस संघर्ष में आपको लगातार बढ़ते रहना है। आईएएस का सपना, आईपीएस का सपना, आईआरएस का सपना, आईएफएस, जो भी आपका सपना है, निरंतर बढ़ते रहना है। एक एक कदम ही लेकिन बढ़ते रहना है। एक एक आर्टिकल ही पढ़िए, दो दो आर्टिकल पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, छोटे पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा कभी नहीं आएगा जिस दिन आप बैठेंगे और एक ही बार में सब पढ़ देंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, छोटे छोटे क्वांट में करके, लेकिन पढ़ते रहिए रेगुलर। न्यूज क्या था? हाल ही में आयोजित पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28 को अपनाया गया। ठीक है, अब बात आती है कि मंत्री स्तरीय बैठक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र। संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28 स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति आदि सहित विविध क्षेत्रों में अलग अलग संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। क्या क्या? स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, साइंस का, व्यापार, इकोनॉमी पोर्शन, सुरक्षा, सिक्योरिटी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, इकोनॉमी, परिवहन, ज्योग्राफी, ऊर्जा, ज्योग्राफी एंड साइंस टेक, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, सब के सब क्षेत्र, विविध क्षेत्र लिखा गया, सब के क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलग अलग संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। पॉइंट एक, बाद में आपसी समझौते के आधार पर संयुक्त कार्य योजना में सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद क्या आता है? 3P फ्रेमवर्क। 3P फ्रेमवर्क ये क्या है? भारत ने भारत और जीसीसी के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए 3Ps, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 3Ps कम से कम जहाँ पर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जरूर आना चाहिए 3Ps। क्या क्या है इसमें? पीपल्स, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस। पीपल्स, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस फ्रेमवर्क की पुष्टि की, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब क्या है? गाजा में मानवीय संकट। ये क्या है? गाजा में मानवीय संकट। गाजा पीने वाला नहीं, गांजा होता है, गाजा नहीं होता है। शब्द ध्यान रखिए, गाजा है ये। विदेश मंत्री ने कहा कि मानवीय संकट के मामले में भारत का रुख सैद्धांतिक और तर्कयुक्त रहा है तथा किसी भी प्रतिक्रिया में मानवीय कानून के सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखा गया है। तो ये भी चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाजा के बारे में। अब एक पॉइंट है ये जहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बनते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। क्या? खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बारे में। इसमें क्या है? उत्पत्ति 1981 रियाद में। 1981 में हुआ था, कहाँ हुआ था? रियाद। सदस्य कौन कौन है? सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान, ये कुछ जो है सदस्य हैं। मन करे सदस्य याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने सदस्यों के बीच उनके साझा उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता स्थापित करना। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा सा कि ध्यान रखिएगा। करना क्या है इसमें? इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि साझा उद्देश्यों, समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक की बात नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जीसीसी जब भी आपके को देखिए क्वेश्चन में, तो कम से कम इतना पता रहे कि ये राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की बात करता है। सदस्य की बात सदस्य देख लीजिएगा कि इसमें जो सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। अब बात आती है भारत जीसीसी संबंध, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। आपका आईआर के सिलेबस में ये चीज़ आपको दिखाया भी, बताया भी गया था कि इंपॉर्टेंट कैसे होता है। सिलेबस नहीं पता रहता, इंपॉर्टेंट नहीं पता चलेगा। तो अब जैसे जीसीसी के क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी कि भारत और जीसीसी का संबंध क्या है। देखिए, पहला पॉइंट है राजनीतिक। राजनीतिक में क्या होगा?
पहला भारत जीसीसी राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया। मतलब रिश्ते आज से नहीं है, रिश्ते 20 साल पुराने हैं। इतना पता है कम से कम कि 2003 में अगर आयोजित किया गया था, इसका मतलब यह है कि मामला सही है, कि आप इसको लिए तैयार हो सकते हैं। वर्तमान में भारत की सऊदी अरब, यूएई और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी है। कौन सी रणनीतिक साझेदारी, ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। कुछ पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्या है सॉरी, व्यापार और निवेश। व्यापार और निवेश, अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। पहले राजनीति दिखा, अब आपको जो है इकोनॉमी दिखेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत व जीसीसी के सदस्यों के बीच 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। द्विपक्षीय मैंने कहा सिलेबस में लिखा हुआ, आप जाकर देख लीजिएगा ओरिजिनल वाले में। तो द्विपक्षीय कम से कम ये पता रहे कि इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको द्विपक्षीय करार दिखे, आप ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि यूएई भारत में एफडीआई का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। इंपॉर्टेंट, 7वां सबसे बड़ा स्रोत कौन, यूएई। जब भी आप जीसीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखें तो आप कम से कम इतना ध्यान रखें कि यूएई के क्या योगदान है। जैसे एफडीआई में 7वां बड़ा स्रोत है, ये लाइन आप अगर मेंस में लिखेंगे तो कम से कम एक वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब बात आती है प्रवासी। प्रवासी आपके मेंस के सिलेबस में आप जाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा हुआ है उसमें क्लियरिटी। जो भी बात मैं बोलूँगा, मैं आपको या तो कोई स्टैंडर्ड बुक की रेफरेंस दूंगा या तो मैं आपको सिलेबस का रेफरेंस दूंगा। हवाबाजी में बात करने की कोई आदत नहीं है। ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में ऑथेंटिक ही है। ठीक है, खैर प्रवासी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी जीसीसी देशों में रहते हैं। यह कुल अनिवासी भारतीयों एनआरआईज का 66% है। देख रहे ना, कुल अनिवासी भारतीयों का कितना है, 66%। 2020-21 में कुल भारत को कुल विप्रेषण रेमिटेंस का लगभग 30% हिस्सा जीसीसी के सदस्य देशों से प्राप्त हुआ था। देख रहे हैं, रेमिटेंस जो प्राप्त हुआ था लगभग 30%। 30% कहाँ से मिला था, जीसीसी के सदस्य देशों से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं ऊर्जा। अब ये ऊर्जा वाला जो पॉइंट है ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे ज्योग्राफिक बात हुई या साइंस टेक की बात हुई, या आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इसको दिखा सकते हो ऊर्जा में। तो थोड़ा सा इसके लिए अपने आप को इंटरलिंक करने का प्रयास करिएगा। जीसीसी से देश भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। जीसीसी देश भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं पर क्या पता फैक्ट के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकें। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है भारत ब्रुनेई दारुसलाम ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। कौन सा पक्ष है, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, सिलेबस में है। सिलेबस आपको वैसे याद हो जाएगा, आप बस सुनते रहिए आराम से। भारत ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया गया है। न्यूज क्या था, न्यूज के बारे में पहले देख लेते हैं कि विस्तृत साझेदारी एनहांस्ड पार्टनरशिप भारत ब्रुनेई संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है। ठीक बात है, इसमें आपसी सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, कि कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा है जो कि ब्रुनेई गया हुआ है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो गया ये। दोनों देशों ने 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1984 में, देख रहे हैं कितना मतलब पुराना है ये चीज। चलिए, ब्रुनेई के बारे में बाकी आप देखना चाहें मैप में, एक बार आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ये ब्रुनेई है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड मैप में थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम आपसे पूछें कि थाईलैंड कहाँ है, तो अब आप सोच रहे हैं कि इंडोनेशिया से नीचे है क्या थाईलैंड, आपके दिमाग में आ रहा है। अब हम कहें कि मलेशिया कहाँ पर, आप सोच रहे हैं यहाँ जो मलेशिया जो है फिलीपींस का पड़ोसी है, मतलब उल्टा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। मैपिंग का मतलब उसमें ये पता है कौन चीज़ किधर है, किसके किधर है,
किसके आगे है, किसके दाएं हैं, किसके बाएं हैं, कुछ तो पता रहे, ये मैपिंग होता है। ठीक है, बाकी साउथ चाइना सी मैंने इस पिछले वाले लेक्चर में जो है 2 एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको बताता रहा हूँ। आप सुनते रहिए, आराम से श्रृंखला में बने रहिए, सुनते रहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कितनी बार ये मैप आएगा ना, अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी बार इस मैप का चर्चा होगा, कितनी बार इन सब टर्म्स का यूज होगा, कितनी बार लाइन का यूज होगा। जो आप मतलब एक जब सेंटेंस कोई लिखते हैं तो आपको कभी कभी सेंटेंस सही नहीं मिलता है, तो सेंटेंस को कुछ जो है स्टैंडर्ड सेंटेंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि हमको ऐसे लिखना है। तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, इतना जान लीजिए। एक दिन में आने से अगर हो जाता फिर क्या बात थी, फिर क्या बात थी है? चलिए यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। क्या है इसमें? संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से रक्षा सहयोग का विस्तार करने की बात स्वीकार की गई। क्या क्या? संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन दोनों के माध्यम से क्या करने के? सही रक्षा सहयोग। इंपॉर्टेंट रक्षा ही है, हर किसी को रक्षा चाहिए। तो आप ये टर्म तो याद रखिए, जब भी आईआर का आंसर लिखने का प्रयास करिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे भी आप शुरुआत करिए, कम से कम रक्षा दिमाग में आपके आना चाहिए तुरंत। सिक्योरिटी, सुरक्षा आना चाहिए, रक्षा आना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तारवाद की बजाय विकास की नीति को आगे बढ़ाने के महत्व पर सहमति व्यक्त की गई है। क्या? विस्तारवाद की बजाय विकास की नीति, मतलब विस्तार का विस्तार और क्या, जैसे चाइना वाला पॉलिसी है कि विस्तार कर ले, हर जगह हम अपना ही बना लें, इस तरह का नहीं, विकास की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। विशेषज्ञ, देखिए लिखा भी है, विशेषज्ञ से चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने की कदम के रूप में देखते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए कि चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना। लोकेशन देखिए कहाँ पर है। लोकेशन जब आप ध्यान रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये देखिए क्या है आपका, ये साउथ चाइना सी है यहीं पे, और यहीं पर ब्रूनेई, ये देख लीजिए, देख रहे हैं? तो इफेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। इधर साइड जो भी अब से प्लेस पे, अभी के यहीं पर फिलीपींस है या थाईलैंड है, कंबोडिया, इन सबसे रिलेशन अलग तरीके का हो ना। क्यों? क्योंकि चाइना यहीं पर बगल में है, और चाइना है तो चाइना तो चाहेगा सबको हम समेट लें अपने में। तो इस तरह से चीज़ें जो है, इसीलिए जो है विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं, इसको चीन को संतुलित करने के कदम के रूप में देखते हैं। समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति प्रकट की गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग किया जाएगा। किसमें? टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग किया जाएगा। प्रौद्योगिकी, वित्त, विनिर्माण और प्रसंस्करण सहित संबंधित क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है कि भारत के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम का सामरिक महत्व क्या है। ये इतना अगर आपने पढ़ लिया है, जो पीछे मैंने पढ़ाया, उससे आप ना कुछ समझ में आएगा, तब भी कुछ न कुछ तो महत्व लिख ही देंगे। इतना तो पता है, अंदाज़ा लग जाता है। और अगर आप 3-4 मैगजीन आराम से पढ़ लिए साथ में कंटिन्यू, तो आप आराम से इस कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो टैकल तो कर ही लेंगे, हैंडल कर ही लेंगे। बाकी बात की बात है कि अच्छा बनता है, ख़राब बनता है, लेकिन हैंडल तो कर लेंगे कि लॉजिकल, एकदम ऐसा भी नहीं एकदम गलत लिख करके आएंगे। सामरिक महत्व क्या है? यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार है। क्या क्या? एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार है। ब्रुनेई आसियान का सदस्य भी है, याद रखिएगा। अगर न्यूज में ब्रुनेई है तो इस पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सी बात है। कम से कम ये तो पता रहे आपको कि ब्रुनेई आसियान का सदस्य है कि नहीं है। और भारतीय प्रवासी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक बता दिया आपको। तो प्रवासी में क्या है कि ब्रुनेई में लगभग 14,000 भारतीय रह रहे हैं। 14,000 भारतीय बहुत होते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है? अब आता है भारत डेनमार्क हरित रणनीति साझेदारी। इसमें क्या है? भारत डेनमार्क हरित रणनीति साझेदारी। हाल ही में हुआ क्या? हाल ही में भारत डेनमार्क के समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है
कि हरित रणनीति साझेदारी जीएसपी के बारे में, जीएसपी के बारे में इसमें क्या है, इस पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, कब की बात हो रही है, 2020 में हस्ताक्षर। यह आर्थिक संबंधों और हरित विकास को बढ़ावा देती है। आर्थिक संबंध की बात और हरित विकास, रोजगार सृजित करती है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखिए, जीएसपी का फोकस। जीएसपी मतलब समझ रहे हैं ना, एक होता है जीपीएस, एक होता है जीएसपी। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कुछ अलग, कहीं आपको दिमाग में ध्वनि आ रही हो कि जीपीएस बोल रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए हरित रणनीति साझेदारी, तो ध्यान रखिएगा। अब जीएसपी पर फोकस, इसमें क्या है, इसका फोकस पेरिस समझौते, याद होगा आपको पेरिस समझौता, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। जीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए हरित रणनीति साझेदारी पर संयुक्त कार्य योजना 2021 से 26 भी तैयार की गई है। जीएसपी के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिपिंग, पोर्ट स्ट्रेट कंट्रोल पर सहयोग, समुद्री प्रशिक्षण और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। ये कुछ पॉइंट आप जो है बस सिंपली ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जीएसपी जो चल रहा है सुर्खियाँ, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए छोटा छोटा चीज़ आपको कम से कम पता रहना चाहिए। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि संयुक्त कार्य योजना कब के है, 2021-26 तक। अब ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको कि जो आपका पेपर होगा वो ऑलरेडी 25 में होगा, 2025 में, तो 26 तक ये है ही, तो इम्पोर्टेंट है ही ना, इसमें कुछ बताने बात है नहीं। अब एक चीज़ क्या आता है, G4 राष्ट्र, G4 राष्ट्र। चलिए, भारत के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट की। किससे, G4 देशों। देखिए जल्दीबाजी मत रहा करिए, सब आराम से कवर होगा, पहले दिमाग में जाने दीजिए कुछ, नहीं पहले क्रॉस क्वेश्चन लगा देंगे, सर इसका मतलब क्या है, सर उसका मतलब क्या है, मतलब सुनेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, समूह ने टेक्स्ट आधारित वार्ताओं के माध्यम से, टेक्स्ट आधारित देखिएगा, माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है, अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब देखिए यहाँ पर आ गया कि G4 नेशन के बारे में। अब G4 में कौन है, इसमें आप कहेंगे ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान। देख रहे ना, भारत और ब्राजील। अभी हम कहें कि ब्राजील और भारत, बीबी, उसके बाद क्या है, G क्या कहें, बीबी जीजा, ऐसा नहीं, ऐसा कौन सा फार्मूला होता सर, मन कर याद कर लीजिएगा, है ना, बीबी जीजा याद कर लेंगे तो काम थोड़े आसान हो जाएगा, या जीजा बीबी याद कर तब भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में G4 ही याद करना, लेकिन याद नहीं होगा, बात की बात है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब अलग से ट्रिक मत बना लीजिएगा, पता चला कि ट्रिक ही याद कर रहे हैं 2 साल बैठ करके, नहीं, बस छोटा मोटा G4 है, याद हो गया, ब्राज़ील, भारत, और उसके बाद जर्मनी, जापान, बस इतना करना होगा। चलिए, G4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। G4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। समूह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25-26 कर दी जाए, जिसमें 6 अस्थायी और 4-5 अस्थायी नए सदस्य शामिल किए जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की सैन्य कूटनीति। भारत की सैन्य कूटनीति पर देख लें कितना है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम क्या हुआ, कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, भारत की सैन्य कूटनीति, इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी। हालिया महीनों में भारत की तीनों सेनाओं के विश्व के अलग अलग देशों की सेनाओं के साथ लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं या होने वाले हैं। किसके साथ, अलग अलग देशों की सेनाओं के साथ। ठीक है, कौन, तीनों सेनाओं की बात हो रही है।
यह भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। अब पॉइंट को जो है आगे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सैन्य कूटनीति क्या होती है? सवाल ये है, ये प्रीलिम्स के लिए सीधे पूछा जा सकता है, सैन्य कूटनीति या रक्षा कूटनीति क्या है? तो इसे रक्षा कूटनीति के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। इसका तात्पर्य रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए, रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से है। किसको? विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से। किससे? रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग से। ठीक है, याद रखिए रक्षा संसाधन जरूर होना चाहिए। रक्षा बंदूक की बात नहीं हो रही है, मतलब कि केवल बंदूक रटे हैं लिखनी है कि बंदूक के माध्यम से, स्पेसिफिक नहीं लिखना है, रक्षा संसाधन लिखना है जिसमें कि एक पूरा होलिस्टिक कवरेज दिखे इस तरह से। उसके बाद क्या है? भारत के सैन्य कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में योगदान देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित करना आदि शामिल है। ठीक है, उसका आता है कि सैन्य कूटनीति का क्या महत्व है। ये सुरक्षा में आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा होती है वहाँ पर भी आप 2-4 पॉइंट इसका जो है आराम से कवर कर सकते हैं। विकास, विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण, नियमित तौर पर वार्ता और सैन्य संबंधी आदान प्रदान में अविश्वास एवं संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण। उसको दूसरा पॉइंट है कि गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करना। एक तरफ है गठबंधन और दूसरा है साझेदारी। गठबंधन और साझेदारी, इन दोनों बात हो रही है। रक्षा सहयोग संबंधी समझौते, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में काफ़ी सहयोग मिल सकता है। एग्जाम्पल तौर पे क्वाड सुरक्षा वार्ता, जो कि चर्चा हो चुकी है क्वाड के बारे में, आप क्वाड वाले लेक्चर में जाकर देखेंगे तो आराम से जो है दिखता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताएं। रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता, इसमें क्या है? यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हो सकता है। देखिए ना कितना शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों पर, कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान का साझाकरण, देखिए ज्ञान साझाकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल तौर पर अगर बात कर लें, भारत और रूस द्वारा, किसको द्वारा? भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त रूप से विकास करना। भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त रूप से विकास करना। उसके बाद कुछ अलग अन्य पॉइंट हैं, इसमें है भू राजनीतिक रूप से। देखिए भू राजनीति आ गया, जियोपॉलिटिकल रूप संवेदनशील क्षेत्रों में सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने में मानवीय सहायता के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में आदि। ये कुछ आपके जो है पॉइंट थे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ मेन पॉइंट ये है, चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ। भारत की सैन्य कूटनीति के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ मौजूद हैं। इसमें क्या क्या है देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ये इन दोनों को याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना। चीन का नाम नहीं लिया गया है, ध्यान रखिए, चीन का नाम नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भारत को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच बिग ब्रदर की धारणा। दक्षिण एशियाई देशों के बीच, भारत को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच बिग ब्रदर की धारणा और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के संदर्भ में क्षमता संबंधी कमी आदि। सैन्य अभ्यासों, क्षमता निर्माण और शांति अभियानों के माध्यम से भारत की सक्रिय भागीदारी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद प्रशांत, फिर आ गया, जितनी बार आएगा उसकी चर्चा उतना बार रिवीजन आपका होगा, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कम से कम उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंद प्रशांत अभी सुने हैं तो अगर आपने पीछे के लेक्चर देखे हैं तो आपको एक अच्छी से फीलिंग आएगी।
मतलब खुशी वाली फीलिंग आएगी, एक अंदर से आत्मा जो है गवाही देगा कि हिंद प्रशांत एक अच्छा कवरेज है, एक अच्छा समझ बन गई है। उससे परे भावी सुरक्षा संरचना को आकार देने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। ये रहा कुछ इस आर्टिकल के बारे में। कौन सा आर्टिकल था ये था भारत की सैन्य कूटनीति। इस पे कम से कम आप जो है 10-5 पन्ना तो लाइन तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते प्रैक्टिस करिएगा। हालिया सैन्य अभ्यास कितना है अभी देख लें एक बार, 1 2 ही पेज है, टाइम कितना हुआ 25। अगर हम चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं आज के न्यूज में, है ना। 1 2 ये चलिए कोई नहीं, है ना, कवर कर लें क्या, क्योंकि चलिए कवर कर ही लेते हैं, कौन सा बहुत बड़ा काम है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें देखिए क्या है, ये टर्म से ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टर्म से ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सीधे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह ईरान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ईरान के, यह ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का नेटवर्क है। पहली चीज, उग्रवादी इस्लामी समूहों का नेटवर्क है। इनका इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ा हुआ है। इनका इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति, उसे सिंपल से याद रखिए। ईरान के बारे में चर्चा हो रही है तो हो सकता है इसके 2-1 पॉइंट आपके दिमाग में रहे तो कहीं इंटरलिंक करने में काम आ जाए बस। इस नेटवर्क में निम्नलिखित शामिल हैं। अब देखिए यूपीएससी की एक आदत होती है, आदत क्या होती है, शब्द को पूछने का, इसका शब्द का मतलब क्या है, या ये शब्द कहाँ संबंधित है, क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको दिखेगा हिजबुल्लाह लेबनानी शिया उग्रवादी संगठन, हमास फिलिस्तीनी सुन्नी उग्रवादी समूह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हूती यमन का उग्रवादी समूह हूती। हिजबुल्लाह का अर्थ है ईश्वर का संगठन, वैसे याद रखिएगा, हिजबुल्लाह का अर्थ है ईश्वर का संगठन। इसकी स्थापना 1980 के दशक में प्रारंभ में लेबनान में की गई थी। यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है। कौन, हिजबुल्लाह। बस सिंपल याद रखिए, क्या पता प्रीलिम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन बने अगर, तो आपको थोड़ा सा ना तुक्का भी लगाने में काम आए। जब पढ़े रहेंगे तो तुक्का भी लगाने में आसानी होगी। शायद कुछ छूट गया क्या, अच्छा हाँ कुछ छूट गया, ये देखिए देख लेते हैं इसको। अभी एक आर्टिकल उधर हो ही गया, हालिया सैन्य अभ्यास देख लेते हैं थोड़ा सा। वरुण नौसेना अभ्यास, क्या याद करना है, किस किसके बीच हुआ, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना का P8I पोसिडॉन विमान 2024 में होने वाले वरुण नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार तैनात किया गया। ठीक है, यह किसके बीच है, भारत और फ्रांस के बीच, इतना याद रखिएगा। होने वाले द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2024 में यह भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, भूमध्य सागर में, याद रखिएगा ये पॉइंट। भूमध्य सागर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर के बारे में जाकर आप पढ़े ही होंगे, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, भूमध्य सागर। उसके बाद क्या है, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7। भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान राफो के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण संपन्न हुआ। इसका आयोजन मसीरा ओमान में किया गया था। किसमें किया गया था, ओमान। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि मसीरा कहाँ पे है, सीरा नहीं, मसीरा, मसीरा कहाँ पर है, ओमान में। ये चीज़ आपको वैसे ही याद रखना है, कम मैचिंग के लिए काम आता है। उसके बाद कुछ इसके आगे कुछ भी है, हाँ भी है, देखिए अल नजाह 5 अभ्यास, यह थल सेना की एक टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग ले रही। कौन, भारत ओमान। बस इतना याद रखिएगा, अल नजाह जैसे बात है, भारत ओमान, ओमन यमन नहीं, ओमान याद रखिएगा, यमन कंफ्यूज कर जाएंगे तो। अल नजाह 5 ओमान के सलालाह के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। देख रहे हैं ना, कौन सा प्रशिक्षण क्षेत्र, रबकूट, वैसे सिंपल याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास, यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, वैसे ही सिंपल याद रखिए। तरंग शक्ति,
तरंग शक्ति यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, सऊदी अमेरिका, जापान, सिंगापुर, यूएसए आदि के देशों की वायुसेनाओं के मध्य होने वाला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। बस इतना याद रखिएगा कि ये बहुपक्षीय है। कौन? तरंग। तरंग से नाम से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि मालाबार नौसेना अभ्यास, यह अक्टूबर माह में विशाखापट्टनम तट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच आयोजित किया जाएगा। इंद्र। इंद्र क्या है? भारतीय और रूसी थल सेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इंद्र भारतीय और रूसी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव, इसमें क्या भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। ऑपरेशन सद्भाव बस इसलिए याद रखिएगा कि लाओस, म्यांमार और वियतनाम तीन के तीनों हैं, एक ही नहीं है, तीन है। इसको क्या करने के लिए किया गया है? आपदा राहत के लिए। ठीक है। यह ऑपरेशन टाइफून यागी के कारण आई आपदाओं से बचाव के लिए शुरू हुए। कौन? टाइफून यागी, बस इतना याद रखिए। ऑपरेशन सद्भाव आसियान क्षेत्र में HADR में योगदान करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह ऑपरेशन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। ये भी बस थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट बस वैसे याद रखिएगा। अब उसका क्या आता है? देखिए, ये आपको ग्लोब दिख रहा है, नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024। इसमें क्या है? हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना व वायुसेना अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की है। इसे जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जापान सागर एक है ओखोटस्क सागर। वैसे ही आप जो है एक बार देख लीजिएगा। बाकी देखिए बेरिंग सी है, आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी ऑफ ओखोटस्क याद रखिएगा। कोरिल आइलैंड याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तातर स्ट्रेट याद रखिएगा। सी ऑफ जापान देखिए यहाँ पे है सी ऑफ जापान, यहाँ पे है सी ऑफ ओखोटस्क। यहाँ पर सिंपल उसे मैपिंग याद थोड़ा थोड़ा देखे रहेंगे तो याद रहेगा। एक ही दिन में सब नहीं याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद होगा। अब बात कर लें थोड़ा सा नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 के बारे में। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य चीन और रूस के बीच, चीन रूस याद रखिए, क्या? चीन रूस के बीच सामरिक सहयोग सुधार करना, साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरों से संयुक्त रूप से निपटने की दोनों देशों की क्षमताओं को मजबूत करना है। सिंपल सी बात है। अब बात क्या आता है कि जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बारे में। किसके बारे में? जापान सागर, ओखोटस्क। अभी मैंने आपको मैप में दिखा दिया ओखोटस्क कहाँ पर है और जापान सागर कहाँ। अब देखिए क्या है? जापान सागर ये कहाँ पर है? ये देखिए नीचे वाला, ये वाला पोर्शन। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। पश्चिमी प्रशांत, प्रशांत देख रहे हैं ना, पैसिफिक ओशन यहीं बगल में दिख रहा है आपको, तो इसको जो है पश्चिमी की बात हो रही है, पश्चिम में। यह पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप दिखा होगा आपको। जाकर नहीं समझ में आ रहा है, मैप उठाइएगा, मैप में देखिएगा। ठीक है ना? जापान और सखालिन द्वीप तथा पश्चिम में रूस एवं कोरिया से घिरा हुआ है। पश्चिम में कहाँ से? रूस एवं कोरिया। अब आते क्या? ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर ये कहाँ पर है? ये देखिए ओखोटस्क सागर यहाँ पर है। ठीक, ये जापान, ये ओखोटस्क। यह पूर्वी व दक्षिण पूर्वी में कामचटका प्रायद्वीप, कामचटका दिख रहा है ना, ये वाला देखिए कामचटका, ये लिखा हुआ है कामचटका प्रायद्वीप और कुरिल द्वीप समूह। कुरिल दिख रहा है, ये देखिए कुरिल, ये है कुरिल कामटस्का। बस वैसे ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिण में जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तरी तट तथा दक्षिण पश्चिम में सखालिन द्वीप से घिरा हुआ है। बस वैसे ही थोड़ा सा जाकर के मन करे डिटेल में और मैप में देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। बाकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया। इधर कुछ है, इधर देख लीजिए, एक आर्टिकल शायद और बचा है। ये क्या है? ये है आपका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम। ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम क्या है? FTI-TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। FTI-TTP की पहली सूची में 18,000 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत थे। जून 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में FTI-TTP का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि FTI-TTP का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो यहाँ से क्या निकल गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं FTI-TTP के बारे में। इसमें क्या है? FTI-TTP इसका नोडल मंत्रालय कौन है?
गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। रक्षा और विदेश को छोड़कर गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्रालय, वो प्रधानमंत्री पीएम मत होगा नहीं, तो पता है आपको। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक गेट्स या स्वचालित बॉर्डर गेट्स के माध्यम से चुनिंदा प्रमुख हवाई अड्डों पर पात्र व्यक्तियों के लिए इमिग्रेशन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाना। 2 चरण, पहले चरण में भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड कार्ड धारकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को यह सुविधा दी जाएगी। ठीक है, कवर किए गए हवाई अड्डे कौन कौन है? यह सुविधा देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। 21 प्रमुख हवाई अड्डा लिस्ट में नहीं है, आपको जाकर के मंत्रालय वगैरह देखना हो, गृह मंत्रालय जाकर के देख लीजिएगा वेबसाइट पर। बाकी नोडल एजेंसी कौन है? इमिग्रेशन ब्यूरो। मुझे लगा कंप्लीट नहीं हो पाया, पर कंप्लीट हो गया। बाकी आज के लिए देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा? नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था, लेकिन उससे पहले एक वीडियो किस पे आएगा? शॉर्ट रिवीजन पे, कि पूरा IR एक बार जो है शॉर्ट रिवाइज करा देंगे, रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद शुरू होगा अर्थव्यवस्था, जो कि चलेगा विकास में क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।